नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को सहमति देने से इनकार कर दिया है। पत्रकार साकेत गोखले ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू को आधार बनाकर जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। जस्टिस गोगोई ने अदालतों में केसों के निपटारे में देरी का हवाला देते हुए न्यायपालिका की स्थिति को जर्जर कहा था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपने पत्र में कहा कि हम जस्टिस गोगोई के बयान के पीछे मंशा गलत नहीं लगती। सहमति देने से इनकार करते हुए एजी वेणुगोपाल ने स्वीकार किया कि गोगोई ने हाल के एक इंटरव्यू में न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बहुत ही कड़े बयान दिए थे और उनकी उन निराशाओं के साथ ही गहरी चिंता को प्रतिबिंबित भी किया जो निसंदेह न्याय व्यवस्था के सामने खड़े हैं। हालांकि वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि गोगोई ने जो भी कुछ इंटरव्यू में कहा था वे संस्थान की भलाई के लिए कहा था। इसके साथ ही उनके वे बयान किसी भी तरह से अदालत को जनता की नजरों में सम्मान कम नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को किसान के विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज टूल किट एफआईआर में शांतनु मुलुक को दी गई गिरफ्तारी की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका में सुनवाई 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ऐसे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि इस बीच आवेदक के खिलाफ कोई जबरदस्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतिरिक्त लोक अभियोजक इरफान अहमद के ने अग्रिम जमानत याचिका पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 7 और दिन मांगने के बाद ये आदेश पारित किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूल किट मामले में शांतनु मुलुक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि अदालत ने शांतनु की ओर से पेश हुए वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर मुलुक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। तब तक के लिए अदालत ने ये सुनिश्चित किया कि शांतनु के खिलाफ राज्य द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस मामले को 9 मार्च 2021 तक लंबित तर्कों को सुनने के लिए स्थगित कर दिया। अभियुक्त शांतनु मुलुक की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के साथ अधिवक्ता सरीम नावेद उपस्थित हुए। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए कि पूछताछ के आदेश के लिए 7 दिनों के लिए शांतनु की उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि उसे विस्तार से पूछताछ की जा सके। राज्य द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में विस्तृत और व्यापक जवाब दाखिल करने के लिए राज्य को कम से कम 7 दिनों का समय चाहिए। मुलुक की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अंतरिम संरक्षण के विस्तार के मद्देनजर स्थगन का विरोध नहीं किया। हालांकि ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि शांतनु जांच में सहयोग कर रहे हैं और जब भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया वह उपस्थित रहे। कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका में मुलुक ने दावा किया कि टूल किट में हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किसी भी कॉल का कोई संदर्भ नहीं है। यह भी कहा गया कि टूल किट किसानों के विरोध के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ एक मंच था और उनका किसी भी खालिस्तान समूह के साथ कोई संबंध नहीं था। मुलुक ने ये भी दावा किया कि 11 जनवरी के जम्मू कॉल में आस्क इंडिया वाई द्वारा आयोजित कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। इसी प्राथमिकी में दिशा रवि को इस सप्ताह के शुरू में अदालत ने जमानत दी थी। न्यायाधीश ने राज्य के सबमिशन दर्ज करने और शांतनु के वकील के तर्कों के बाद आदेश दिया कि अब इस मामले में 9 मार्च 2021 को बहस के लिए उठाया जाएगा। इस बीच आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जज धर्मेंद्र राणा ने आदेश दिया। एपीपी ने सीखा है कि राज्य को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 7 और दिनों की आवश्यकता है। इस बीच जांच अधिकारी अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों पक्षों के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए मामले को 9 मार्च 2021 को बहस के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। 16 फरवरी को शांतनु मुलुक को 10 दिन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत दी गई है। यह अवधि 26 फरवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में शांतनु ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था, लेकिन पुलिस शांतनु के वकील को कोई जवाब नहीं दे पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आपको बता दें कि वरवारा राव को आखिर राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरवारा राव को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। जमानत की शर्त ये है कि वरवारा मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि अंडर ट्रायल की शर्त के साथ ही वरवारा को वापस जेल भेजना अनुचित होगा। भीम कोरेगांव आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में राव उन 5 आरोपियों में से एक है जिन्हें नक्सलियों के साथ संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी 82 वर्षीय डॉक्टर वरवारा राव को राहत मिली है। वरवारा को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। आरोपी वरवारा राव को ये जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वो मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे और जब भी जांच के लिए बुलाया जाए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। यह आदेश 2 अलग अलग दलीलों में जस्टिस SS शिंदे और मनीष पिटले की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था। पहली याचिका में राव ने जमानत की प्रार्थना की और दूसरे में उनकी पत्नी पेंड्याला हेमलता द्वारा स्वास्थ्य के उनके मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन के मद्देनजर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की। कोर्ट ने 1 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपना फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा, हमें लगता है कि अंडर ट्रायल की शर्त के साथ उसे वापस जेल भेजना अनुचित होगा। राव को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें विशेष NIA कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहना होगा या इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होने के लिए भी निर्देशित किया गया था, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह राव के लिए उपस्थित हुए थे। जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि राव की हिरासत की स्थिति क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के लिए उपस्थित हुए, जिन्होंने 2 मुख्य तथ्य प्रस्तुत किए। जेल प्रशासन उन सभी चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने में सक्षम है जो नानावती अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही थी। जमानत याचिका पर विचार करते समय आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराध पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने याचिका का कोई विरोध नहीं किया है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं था। राव की पत्नी ने शुरू में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राहत से इनकार कर दिया और इसके बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने वकीलों से राव की बिगड़ती उम्र और बढ़ी उम्र को देखते हुए बहस करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया था। भीमा कोरेगांव मामले में राव उन 5 आरोपियों में से एक है जिन्हें नक्सलियों के साथ संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के कालकाजी मंदिर पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। मामला दान के पैसों का था, जिसकी देखरेख के लिए कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि पुजारी होने का अधिकार नीलाम हो रहा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर एक गुट के कब्जे में आ गया है जो इसे कारोबार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश की सराहना की है, जिसमें दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्राप्त दान के संबंध में कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह के 5 फरवरी के आदेश को इस आशय की अपील सुनकर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह द्वारा एक बहुत अच्छा आदेश है, ये कड़ी कार्रवाई है। ऐसे स्थानों पर ऐसा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। दान पेटी में पैसे डालने वाले भक्तों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पुजारी होने का अधिकार नीलाम हो जाता है। इस पैसे को इकट्ठा करने के अधिकार हैं। आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोर्ट कमिश्नर ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया था, तब दान पेटियों को हटाया गया था। वर्तमान मामले में विवाद कालकाजी मंदिर के लिए चिंता का विषय है, जिसमें विभिन्न गुटों ने पूजा पाठ, प्रसाद में हिस्सेदारी और अधिकारों सहित अन्य
चल अचल संपत्तियों में नीलामी का दावा किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पूजा करने के अधिकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि पैसे की लड़ाई है। जस्टिस शाह ने कहा कि हम हैरान हैं कि पूजा नीलाम हो गई है। हम इस याचिका से चिंतित नहीं हैं, हम धार्मिक भावनाओं से चिंतित हैं। ये एक सही आदेश है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पक्षकार द्वारा किए गए दावों के मद्देनजर मंदिर में प्रचलित स्थिति का पता लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिंह द्वारा कालका जी मंदिर का दौरा करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के एक खंड में दिखाया गया कि कालका जी मंदिर एक गुट के नियंत्रण में आ चुका है, जो इसे एक वाणिज्यिक उद्यम की तरह चला रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि ये काफी निराशाजनक है कि एक मंदिर में पूजा करने के अधिकार को नीलाम किया जा रहा है और तीसरा पक्ष पूजा समारोह का आयोजन कर रहा है। विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स हैं जिसमें कालका जी मंदिर के पास लगाए गए हैं और व्यवसायों के वाणिज्यिक विज्ञापनों में लगाया गया है। मंदिर में करीब 20,000 भक्त रोजाना आते हैं। स्थानीय आयुक्त के अनुसार मंदिर में कुल 38 से अधिक दान पेटी हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि इन दान पेटियों को कौन नियंत्रित करता है। इसके बाद कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर सभी दान पेटियों पर कोर्ट रिसीवर द्वारा ताला लगवाया। मंदिर में सीसीटीवी लगवाया और दान पेटी केवल कोर्ट रिसीवर्स के सामने खोलने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है। ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 15(1)(d) के दायरे में आएंगे और संपत्ति के उत्तराधिकारी भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके तहत हिंदू महिला पिता के परिवार को अपनी संपत्ति दे सकती है। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के पिता की ओर से आए परिजन हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 की धारा 15(1)(d) के तहत उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13(1)(d) को पढ़ने से साफ जाहिर है कि पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी माना गया है, जो संपत्ति को ले सकते हैं। लेकिन जब महिला के पिता की ओर से आए उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाता है, जो संपत्ति को हासिल कर सकते हैं, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो परिवार के लिए अजनबी हैं और महिला के परिवार के सदस्य नहीं है। कोर्ट ने ये व्यवस्था एक ऐसे मामले में दी जिसमें एक महिला को उसके पति की संपत्ति मिली थी। पति की 1953 में मौत हो गई थी। उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को मिला। उत्तराधिकारी कानून 1956 बनने के बाद धारा 14 के अनुसार पत्नी संपत्ति की एकमात्र पूर्ण वारिस हो गई। इसके बाद महिला ने इस संपत्ति के लिए एक एग्रीमेंट किया और संपत्ति अपने भाई के पुत्रों के नाम कर दी। इसके बाद उनके भाई के बेटों ने 1991 में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया कि उन्हें मिली संपत्ति का स्वामित्व उनके पक्ष में घोषित किया जाए। महिला ने इसका प्रतिवाद नहीं किया और अपनी संस्तुति दे दी। कोर्ट ने संपत्ति का स्वामित्व मंजूरी डिक्री के 7 जगनों के भाई के बेटों के नाम पर कर दिया। लेकिन संपत्ति के स्थानांतरण का महिला के पति के भाइयों ने विरोध किया और उन्होंने संस्तुति डिक्री को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हिंदू विधवा अपने पिता के परिवार के साथ संयुक्त हिंदू परिवार नहीं बनाती, इसलिए उसके पिता के बच्चों के नाम ये संपत्ति नहीं की जा सकती। पारिवारिक सेटलमेंट उन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है जिनका संपत्ति में पहले से ही अधिकार है। मगर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(1)(d) की व्याख्या की और कहा कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए परिजन अजनबी नहीं है, वो भी परिवार का हिस्सा है। कानून में आए शब्द परिवार को संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता, इसे विस्तारित अर्थ में देखना होगा, जिसमें हिंदू महिला के परिजन भी शामिल होंगे। कोर्ट ने साथ में ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी संपत्ति जिसमें पहले से ही अधिकार सृजित है, उस पर यदि कोई संस्तुति डिक्री होती है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(2) के तहत पंजीकृत करवाने की जरूरत भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरस्वती मेडिकल कॉलेज को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवंटित नहीं की गई मेडिकल सीटों पर छात्रों को एडमिशन देकर मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन का जानबूझकर उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। कॉलेज को ये जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या नेशनल मेडिकल कमीशन को एक ट्रस्ट का गठन करने का निर्देश भी दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर सख्त फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर 132 छात्रों को एमबीबीएस में प्रवेश देने वाले उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कॉलेज को 8 सप्ताह के भीतर ये रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही साफ किया कि कॉलेज जुर्माने की ये रकम छात्रों से नहीं वसूलेगा। इस रकम के प्रबंधन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को एक ट्रस्ट गठित करने का आदेश भी दिया गया है। इस ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल, जाने माने शिक्षाविद और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद या एमसीआई के नियमों के खिलाफ एमबीबीएस में प्रवेश पाने वाले इन छात्रों को पढ़ाई करने की पूरी इजाजत तो दे दी है, लेकिन ये भी कहा कि डिग्री लेने के बाद इन्हें 2 साल तक सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। न्यायमूर्ति एम नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कॉलेज और छात्रों की याचिका का निपटारा करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में कॉलेज और छात्र दोनों ही नियम विरुद्ध भर्ती किए गए। छात्रों को निकालने का आदेश देने वाले एमसीआई के 29 सितंबर 2017 के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने आदेश में कहा कि मेडिकल कॉलेज ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर 132 छात्रों का एमबीबीएस में दाखिला लिया है। इसके बाद जब एमसीआई ने इन छात्रों को निकालने का नोटिस भेजा तो भी छात्रों को नहीं निकाला गया और उन्हें पढ़ाई जारी रखने दी गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी पूरी तरह निर्दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि छात्रों को मालूम था कि चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने प्रवेश के लिए उनके नामों की संस्तुति नहीं की थी। ये भी माना जा सकता है कि छात्र और उनके माता पिता इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका दाखिला नियमों का उल्लंघन कर हुआ है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले इन छात्रों की परीक्षा कराने और रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह आदेश सिर्फ इन छात्रों के 3 साल बर्बाद होने से बचाने के लिए मौजूदा मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए दिया गया है। इस मामले को भविष्य के लिए नजीर नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट कॉलेज द्वारा जमा कराई गई 5 करोड़ की रकम उत्तर प्रदेश में मेडिकल में प्रवेश पाने वाले जरूरतमंद छात्रों पर खर्च करेगा। कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को ट्रस्ट डीड की प्रति के साथ 12 सप्ताह में आदेश पर अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला न्यायाधीश से जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के लिए कहा है। यौन उत्पीड़न मामले में सीजीआई एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीश पीठ ने हालांकि उन्हें जांच के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी है। मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, हम इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे दबाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वो याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने और विशेष अनुमति को खारिज करने के लिए एक छोटा आदेश लिखेगी। हालांकि वरिष्ठ वकील बाल सुब्रमण्यम की वापस लेने की स्वतंत्रता के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें जांच में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व जिला जज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अनिच्छा व्यक्त की थी, जिसमें एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता महिला अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ा था। श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, वो एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं। एक महिला अधिकारी के साथ उनका व्यवहार अधिक उपयुक्त होना चाहिए था। इससे सहमत होते हुए पीठ ने मौखिक रूप से कहा, एक जूनियर अधिकारी के साथ फ्लर्ट करना एक न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य आचरण नहीं है। हाईकोर्ट के वकील ने सीजीआई के अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने कहा था कि महिला ने कुछ शर्मिंदगी के कारण शिकायत को वापस ले लिया है और वो अपने दम पर अलग विभागीय कार्रवाई शुरू करने से उच्च न्यायालय को बाहर नहीं करेगी। पीठ को ये भी बताया गया कि चार्जशीट विभागीय कार्रवाई में दायर की गई है, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती देने के लिए नहीं चुना है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट मौलिक खामियों से पीड़ित है, क्योंकि ये पॉश अधिनियम 2013 के तहत प्रक्रिया के बाद
तैयार नहीं की गई थी। इसलिए इस तरह की जांच रिपोर्ट से निकलने वाली चार्जशीट कानून में टिकाऊ नहीं है। सीजीआई ने इससे असहमति जताते हुए कहा था कि जांच रिपोर्ट भले ही कानून में अमान्य मानी जाए, विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य का एक टुकड़ा हो सकती है। अंततः पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने और अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने का सुझाव दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। उपभोक्ता अदालत ने कहा है कि विज्ञापन वाला कैरी बैग बेचना गलत है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के मौजूदा आदेशों के अनुसार रिटेलर अपनी कंपनी के विज्ञापन या निशान का उपयोग किए बिना प्लास्टिक कैरी बैग के लिए शुल्क ले सकता है। मतलब वे सादा कैरी बैग बेचेंगे। कैरी बैग के साथ अगर किसी भी कंपनी का विज्ञापन है तो उसे बेचा नहीं जा सकता है। इसकी मुफ्त में आपूर्ति की जानी चाहिए। इस बाबत आदेश उपभोक्ता अदालत ने भी दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार सादा कैरी बैग को लेकर ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है। एक कंज्यूमर कोर्ट ने हैदराबाद के मोर मेगा स्टोर को भुगतान करने के समय उपभोक्ता पर कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज लगाने के व्यापार को अनैतिक तरीका बंद करने के लिए कहा है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैदराबाद ने माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(r) के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए उपभोक्ता को एक विज्ञापन एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आयोग की एक बेंच ने कहा, प्रतिवादी अपनी कंपनी के लोगो वाले प्लास्टिक बैग बेच रहे हैं, जिसके कारण वो अपने विज्ञापन के उपकरण के रूप में शिकायतकर्ताओं का उपयोग कर रहे हैं। ये सेवाओं की भ्रामक प्रकृति के अलावा निष्पक्ष व्यापार व्यवहार को अपनाने की बजाय उनको भ्रामक चीजों की ओर ले जाता है। ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आयोग कानून के एक छात्र बागलेकर आकाश कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर विचार कर रहा था। आयोग ने बिग बाजार बनाम साहिल टावर मामले में NCDRC के एक हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिससे बिग बाजार को कैरी बैग कंपनी के लोगों की अतिरिक्त शुल्क लगाने से रोक दिया गया था। आयोग ने माना कि भुगतान काउंटर पर कैरी बैग की कीमत का खुलासा करना भी निष्पक्ष ट्रेड प्रैक्टिस के बराबर है। बेंच ने कहा, उपभोक्ता अधिकारों के एक मामले के रूप में उपभोक्ता को जानने का अधिकार है कि कैरी बैग के लिए अतिरिक्त लागत होगी और कैरी बैग के साइलेंट डायरेक्शन और कीमत को जानने के लिए वो किसी विशेष रिटेल आउटलेट के संरक्षण के लिए अपनी पसंद के निर्णय लें, इससे पहले कि वो रिटेल आउटलेट से खरीदारी के लिए अपने सामान का चयन करें। NCDRC ने कहा कि प्राइमरी नोटिस के बिना भुगतान काउंटर पर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त लागत चार्ज करना एक अनुचित व्यापार अभ्यास है। एडवोकेट के चैतन्य मोर मेगा स्टोर के लिए पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि कैरी बैग के लिए 3 रुपए का शुल्क लेना किसी भी कानून के तहत निश्चित नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने कभी भी ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया और कैरी बैग खरीदना ग्राहकों का अपना फैसला होता है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग का शुल्क लेने के मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को 15,000 रुपए का भुगतान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।